सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज हम लोग हायर परचेज का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, रीपोजेशन। स्पेलिंग शायद मैंने ठीक ही लिखी होगी, रीपोजेशन। क्या आपको पोजीशन का मतलब पता है? घर का पोजीशन मुझे मिल गया। सुना है कभी आपने? घर का पोजीशन मिल जाता है मतलब कि उसका जो है आपको चाबी मिल जाती है, उसे बोलते हैं पोजीशन मिल गई। करेक्ट। तो वैसे ही रीपोजिशन का मतलब है कि जिसने पोजीशन दी थी आपको, उसने ये पोजीशन वापस ले ली। रीपोजिशन, एज सिंपल एज दैट। यानी कि जो हायर वेंडर है वो हायर परचेज़र को, हायर वेंडर जो है वो हायर परचेज़र को जो है कुछ ना कुछ एसेट देता है हायर परचेज पे, जिसकी ओनरशिप हायर परचेज़र के पास तब आएगी जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। बट अगर वो बीच में डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में हायर वेंडर उस एसेट को ले सकता है, या अगर उसने 5 एसेट सप्लाई करे हैं, 5 ट्रक सप्लाई कर दी है, 5 कार सप्लाई कर दी, तो हो सकता है 2 ले ले, उसमें से 3 ले ले, या हो सकता है सारी ले ले, तो उसको बोलते हैं रीपोजिशन। सारी लेगा तो उसे बोलते हैं कंप्लीट रीपोजिशन। थोड़ी सी लेगा एसेट्स, सारे एसेट नहीं लेगा तो उसे बोलते हैं पार्शियल रीपोजिशन। बस बात खत्म, और क्या है। अब जब ये रीपोजिशन कर रहा है तो ये बोलेगा हायर वेंडर कि भाई देखो, ये जो एसेट मैं आपका ले रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से इतनी है। यानी कि जितना पैसा आप मुझे अभी देने वाले हैं, 2 लाख रुपए जो बाकी हैं, आपके बकाया बाकी है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 2 लाख बाकी हैं, क्योंकि मैं ये 2 एसेट ले रहा हूँ वापस, तो इन दोनों एसेट की वैल्यू मेरे हिसाब से 50,000 रुपये है। तो 50,000 मुझे लेस कर दीजिएगा और 1.5 लाख रुपये जो बचे हैं वो मेरे को और दे दीजिएगा। बाकी के 3 एसेट अपने पास रख लीजिएगा। हायर परचेजर बोलेगा हाँ यार, मैं 5 एसेट लाया था, 5 एसेट लाया था, 5 एसेट का मैंने अकाउंट बनाया, सब कुछ सही चल रहा था, 2 एसेट चले गए। तो जो 3 एसेट हैं जो स्टार्टिंग में खरीदे थे, 5 खरीदे थे, 2 तो चले गए ना। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब भी जाएंगे वापस, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो, और उसको पूरा रीस्ट्रक्चर करा जाएगा कि भाई ठीक है, बाकी की इंस्टॉलमेंट दे दो, और जो 2 मैं ले रहा हूँ उसकी मैं वैल्यू जो बताता हूँ उतनी मान लो, उतना मुझे कम पैसा दे देना, और बिकॉज आई एम टेकिंग 2 एसेट्स बैक विथ मी। तो जो बाकी के एसेट्स बच गए, उसका जो आपने यहाँ पर ख़रीदा था एसेट, उसमें से माइनस कर दीजिएगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिएगा जो भी बन रहा था, और जो उनका कैरी डाउन अमाउंट आएगा उस पर जो है एसेट को आप कैरी डाउन करिएगा। जो एसेट बच गए उनका जो कैरी डाउन अमाउंट है, सारा डेप्रीशिएशन माइनस करके वो कैरी डाउन कर दीजिएगा। एंड व्हाट अबाउट दोज 2 एसेट जो इसमें आ रहे थे, उसको कैसे हटाएंगे? उसको हटाने की एंट्री बहुत सिंपल सी है। जब आपने एसेट खरीदा था तो आपको याद होगा, आपने एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर किया था। अब जब एसेट वापस जा रहे हैं तो जितनी अमाउंट एग्री करी गई है हायर वेंडर ने, मैं मान रहा हूँ कि मेरा बैलेंस इतने से आप कम कर दो, तो उतने से हायर वेंडर का बैलेंस कम कर दो। क्रेडिटर है सर, क्रेडिटर है, कम करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कि भैया कुछ एसेट का बैलेंस हम हटा रहे हैं। कैरी डाउन अमाउंट आपने निकाल ली, जो एसेट बच गए उसकी कैरी डाउन निकाल ली। भैया जो बचे हुए हैं वो तो मेरे पास शुरू से ही आ रहे थे, वो मैं आगे भी कैरी करूँगा डेप्रिसिएशन माइनस कर करके। जो एसेट वापस चले गए हैं वो कितनी वैल्यू पर एग्री हुआ है वो वैल्यू यहाँ डाल दिया। तो कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा। एक आप यहाँ पर वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे थे एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस करके, दूसरा उन दोनों एसेट पर हायर वेंडर कोई एक अलग वैल्यू बताता है, मैं इस पर मान रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू पर जो है अपने एसेट लूँगा, या आप मुझे इतने वैल्यू से ही कम करें। तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है लॉस या प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा जो है रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, एसेट को वापस लेने का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्वेश्चन करते हैं फिर। अब उससे ज़्यादा क्या समझाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन कराता हूँ सीधा सीधा। तो भैया ये देखिए, यहाँ पर जो है रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं ज़रा। आजा बेटा, आजा नीचे आजा, चल चल चल। होमवर्क करा मैंने, दिया था आपको लास्ट क्लास में, हायर वेंडर के अकाउंट में कैसे बनेगा वो आपको बताना था, करके देखना था। चलिए रिपोजिशन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, अब ये जो हायर वेंडर है, ये जब गुड्स रिपोजेस कर लेगा तो वो गुड्स इसके पास आएंगे, सेकेंड हैंड गुड्स, तो उससे वो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट में डालेगा और हायर परचेजर को उतने अमाउंट से कम कर देगा जो वैल्यू एग्री करी गई है। ये यहाँ पर दे भी रखा है और शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3 मिल्क वैन्स फ्रॉम सुपर मोटर्स कॉस्टिंग 75,000 ईच।
3 जो है मिल्क वैन खरीदी गई है 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट जो है वो करी जाएगी 45,000 डाउन पेमेंट ईच। नो सर, ईच वर्ड लिखा है? नहीं लिखा है। 45,000 टोटल, हाँ जी टोटल लिखा है। तो एक का कितना हो गया? 15,000 डाउन पेमेंट एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 9%। X Limited rights of depreciation at 20% on the diminishing balance. X Limited rights of depreciation at 20% on diminishing balance, यानी WDV मेथड फॉलो किया जा रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करा जा रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करा जा रहा है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ईयर। ये प्रॉब्लम हो गई कि आपने पहले साल के एंड में तो पैसा दिया, दूसरे साल का एंड तो आ गया, एंड में इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, एंड में पेमेंट की बारी आ गई, पेमेंट नहीं करी आपने। तो उस केस में जो है सुपर मोटर ने एग्री करा कि ठीक है, एक मिल्क वैन अपने पास रख लो और बाकी 2 जो मिल्क वैन है उनकी जो वैल्यू है मैं बताता हूँ, उतनी वैल्यू पर मुझे वापस दे दो। मतलब मैं मान लूँगा कि इतना रुपया मुझे वापस मिल गया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी आई एम टेकिंग 2 मिल्क वैन बट द वैल्यू आई विल बी टेलिंग यू क्या वैल्यू होगी। और वो वैल्यू आप निकालोगे, जो भी अमाउंट थी 30% डेप्रिसिएशन एनुअली माइनस करो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के बेस पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, और फिर जो आ रही है वैल्यू मैं मानूंगा उतनी की वैल्यू की ये जो है मशीन बची है जिसको मैं वापस ले रहा हूँ, उतने से मेरा बैलेंस कम कर लेना। एक्स लिमिटेड ने बाकी जो बैलेंस बच गया वो 3 महीने में जो है सेटल कर दिया। आपको जो है जर्नल एंट्रीज पास करके बतानी है। अभी तक हम देखते थे कि हायर परचेज पे आप एक एसेट खरीद रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एसेट खरीदा जा रहा है। 3 मिल्क वैन, 4 मिल्क वैन, 5 मिल्क वैन, 5 ट्रक। तो उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, हर का आप अलग अलग अकाउंट बनाएं, पॉसिबल तो वो भी है, बट अगर मान लो 10 आ गया, 10 सामान आपने खरीदा, 10 मशीन खरीदी है, तो आप 10 अकाउंट बनाएंगे हर मशीन के, सेम ही टाइप की मशीन है, तो क्यों ना आप एक ही अकाउंट बना लें, वो भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो जर्नल एंट्री पास करके हम देखते हैं, एक एक 1 बाय 1 जो है पास करेंगे। 3 मिल्क वैन खरीदी गई है 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 75,000 1.5 लाख, 1.5 लाख यानी 1.5 लाख में 75,000 ऐड करूंगा तो आएगा 2,25,000। तो 2,25,000 यहाँ पर आएगा। $2,25,000 यहाँ पर आएगा। क्या करोगे 2,25,000 का? आपने वैन खरीदी है तो मिल्क वैन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा सुपर मोटर्स। सुपर मोटर्स बीइंग मिल्क वैन परचेज्ड, बीइंग मिल्क वैन परचेज्ड। ठीक है सर, एंट्री पास कर दी। वेंडर अकाउंट की जगह नाम डाल सकते हो, नाम क्या है? सुपर मोटर्स। अब पिछले क्वेश्चन याद होगा आपको, उसमें मैं वेंडर लिख रहा था तो उसमें नाम दे दिया था FM मेसर्स। अब यहाँ पर जो है मैं नाम लिख रहा हूँ तो इसमें वेंडर लिख दिया। अरे ठीक है भैया, आप नाम लिख दो ना, नाम पता है तो आपको। उसके बाद जो है डाउन पेमेंट जो है आपने कर दी, तो आपका डाउन पेमेंट कैसे होगा? बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और ये जो सुपर मोटर्स है ये अकाउंट भी जो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी को कईयों को समझ ही नहीं आता कम ज़्यादा, कम ज़्यादा ही नहीं समझ आता किसी को, प्लस माइनस। जिसको प्लस माइनस समझ में आ गया उसका तो अकाउंटिंग खत्म। जब ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, तो बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट हो गया ना, बैलेंस आ गया। अगर मैं इसको डेबिट करूँगा तो कम होगा ना ये। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो जब भी ये अकाउंट डेबिट होगा तो नेट में इसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा उतने अमाउंट से। ये जो कम ज़्यादा जिसको समझ में आ गया उसको तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक अकाउंट कम होगा, ये अकाउंट कम होगा, बीइंग डाउन पेमेंट मेड। तो ये जो है आपकी डाउन पेमेंट आपने कर दी है, इसमें कोई शक, कोई दिक्कत? ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा और सोचते हैं। बाकी जो बैलेंस बच गया है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और साथ में 9% का इंटरेस्ट भी बनेगा। तो कितना बैलेंस आपका पड़ा हुआ है?
2,25,000 में से 45,000 माइनस करिएगा तो कितना होएगा, 1,80,000 बचेगा। ये कह रहे हैं कि 1,80,000 को आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए 60,000 करके, और साथ में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो तो आप पे कर ही दीजिएगा। जो 1,80,000 पे इंटरेस्ट बनेगा, फिर 60,000 पे होएगा तो 1,20,000 पर इंटरेस्ट बनेगा, फिर 60,000 पे होगा तो लास्ट में जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट बनेगा। ऐसे आप जो है 3 साल में पेमेंट करते जाइएगा। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट बुक करिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर वही बात बढ़ा दो। अभी तक आप सुनते हैं डेबिट कर दो क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो क्रेडिट कर दो, भैया हम तो बढ़ाना घटाना देखते हैं, लाइबिलिटी है तो बढ़ा दो। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा। 1.8 लाख पे जो है आपका जो इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है वो 9% का। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखूँगा 9% कितना होता है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 9% तो आ गया 16,200। $16,200 ये हो गया बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, जो भी डालना है डाल दो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सुपर मोटर्स को पेमेंट कर देंगे, यानी कि आप बैंक अकाउंट को कम कर देंगे। फिर वही कम, अरे भैया बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस जब होता है तो इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है, अगर उसे क्रेडिट करेंगे तो कम करेंगे। जिसको ये कम ज़्यादा समझ में आ गया उसके लिए अकाउंटेंसी प्लस माइनस का गेम है। और सुपर मोटर्स को भी जो है कम कर देंगे, इसका बैलेंस भी थोड़ा सा कम होएगा। कितने से, 60,000 प्लस 16,200 आ गया 76,200 बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, और डेप्रिसिएशन कितना है ज़रा देखना पड़ेगा आपको, वो है 20%। तो भैया ये जो आपने एसेट रिकॉर्ड करा है सबसे टॉप पे 2,25,000 का, तो 2,25,000 का आप देखिए 20% कितना होता है, निकल कर आएगा 40,000। अरे भैया क्या हो गया, 45,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ये जो भी एसेट अकाउंट है, मिल्क वैन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। तो यहाँ पर जो है आपका जो है डेप्रिसिएशन भी आ गया, आपका जो है डेप्रिसिएशन भी आ गया। करेक्ट, कोई इशू, कोई शक, कोई दिक्कत? आंसर इज नो सर, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अब एक काम करिए, डेप्रिसिएशन जो है और जो आपका इंटरेस्ट है जो भी है 76,200, 45,000, इसको आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे फिर ट्रांसफ़र, ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो आप, पीएनएल में डाल दीजिए। अरे भैया अगर इसके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं तो पीएनएल में डालोगे कैसे, इनको क्रेडिट कर दोगे और इसका टोटल जो है पीएनएल में डाल दोगे। तो ये पूरी जो है एंट्रीज आपने फर्स्ट ईयर की पास कर ली। अरे गलत कर दिया, अरे ये क्या कर दिया, इंटरेस्ट 76,000 कहाँ पर है, वही बात आ गई ना, 16,200 है। तो आप जो इसको ठीक करिए, 45,000 प्लस 16,200 ये आ गया 61,200। देखा, गलती पकड़ में आ गई, पूरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डाल दी मैंने, सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन ही तो डालना है, इंटरेस्ट अकाउंट को ही तो जो है पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में जो है आप डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे। चलो डेप्रिसिएशन बाद में चार्ज करते हैं, पहले अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो है इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर्स। इंटरेस्ट बनेगा आपका 1,20,000 पे 9%। क्यों?
क्योंकि 1,80,000 में 60,000 तो आप पे कर चुके हैं। तो दैट मीन्स आपका हो गया 1,20,000 में 9%, जो कि आ गया 10,200। ये इंटरेस्ट आपने यहाँ पर डाल दिया। साथ ही में आप डेप्रिसिएशन भी डालेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मिल्क वैन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन किस पे डालेंगे सर? 2,25,000 था आपका एसेट का बैलेंस, इसमें से आप माइनस करेंगे 45,000, आपने डेप्रिसिएशन पहले ही चार्ज कर लिया था, तो ये आया 1,80,000 रिटर्न डाउन वैल्यू। इस पे 20% चार्ज करेंगे तो निकल कर आएगा 36,000। जब एग्ज़ाम में करें आप तो अपनी कैलकुलेशंस को आप जो है वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं, नरेशन में डाल करके कैसे कैलकुलेट करा है, या फिर यहाँ ब्रैकेट डालकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो एक ही जगह पर शो हो जाएगी, अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। अब आपने इतना काम शाम तो कर लिया दोस्तों, इसके बाद अब पेमेंट ही नहीं हुई। इसके बाद पेमेंट कहाँ हुई? पेमेंट हुई नहीं। यहाँ तक तो आपने चलो डाल दिया, डेप्रिसिएशन डाल दिया, चलो आपने इंटरेस्ट बुक कर लिया, बट इसके बाद आप अटक जाएंगे ना। काहे अटकेंगे सर? इसलिए अटक जाएंगे क्योंकि लिखा है सेकेंड ईयर के बाद आपने पैसे तो दिए ही नहीं, रुक गए आप। तो यहाँ पर जो है रिपोजिशन हो गया, सारे के सारे एसेट लेने के बजाय 3 में से 2 ही एसेट लिए गए, पार्शियल रिपोजिशन करा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी होगी भैया। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो वेंडर है वो कितने रुपए पर एग्री कर रहा है कि भैया मैं मान रहा हूँ कि ये जो 2 एसेट मैं वापस ले रहा हूँ, 2 वैन ले रहा हूँ वापस, इसकी क्या वैल्यू है मेरे हिसाब से। तो ये कह रहा है मेरे हिसाब से कि अगर आप 30% से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी मैं इसकी वो वैल्यू मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पास रहती तो मैं 30% का डेप्रिसिएशन लगाता। अब आप कम का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज़्यादा की वैल्यू है, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं तो अपने हिसाब से वैल्यू मानूंगा ना इसकी क्या है, सेकेंड हैंड में ले रहा हूँ। तो 2 एसेट जो है आप क्या आएंगे, वर्किंग नोट में लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिस्ड। तो 1.5 लाख रुपए जो है, 1.5 लाख जो है 2 मिल्क वैन की वैल्यू है। सही? गलत तो नहीं है? सही कह रहा हूँ जी? गलत तो नहीं है जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें से आप माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें से आप माइनस कर लीजिए 30%, तो 30% निकल कर आएगा 45,000। और 45,000 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू जो है वेंडर के हिसाब से वो है 1,05,000। उसके बाद इसका फिर 30% माइनस कर लीजिए, 31,500। तो इसके बाद वैल्यू आएगी आपकी 73,500। ये आ गई आपकी WDV सेकेंड ईयर के बाद। ये आपकी आ गई WDV सेकेंड ईयर के बाद। सर एक बात बताइए कि जो 2 एसेट आपके पास थे 1.5 लाख रुपए के, जो 2 एसेट आपके पास थे, चलो 2 एसेट छोड़ो, जो एक एसेट आपके पास बच गया है जो कि कितने का था, 75,000 का, वही आपका आगे कैरी होगा एसेट अकाउंट में। बाकी सारी जो चीज़ें होगी वो एसेट तो निकल जाएंगे, सिर्फ 2 ही एसेट जो हैं, सिर्फ एक ही एसेट जो है वो आगे कैरी होगा। तो इस पर आपने पहले 20% पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, फिर आपने 20% पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। कितना आएगा? 12,000। ये आपकी सेकेंड ईयर की वैल्यू होगी। तो यानी कैरिड डाउन अमाउंट जो है आपका आ रहा होगा 48,000। ये जो 2 एसेट हैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, लेजर बनाओगे तो फटाफट हो जाएगा। लेजर नहीं बना रहे हो, सिर्फ एंट्री पास कर रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेजर हमेशा बना लीजिएगा, उससे बहुत आसान होता है। अब क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि यार ये जो 1.5 लाख रुपए है, जो 2 मिल्क वैन की वैल्यू थी, वो हमने क्या किया होगा, हमने तो 20% रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा फर्स्ट ईयर में, -20%। तो हमारे लिए तो 96,000 की वैल्यू आ रही होगी WDV हमारी बुक्स में। वेंडर कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो 73,500 की वैल्यू है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे जी? अब आप यहाँ पर जो एंट्री पास करेंगे, उस एंट्री में आप कहेंगे भाई देख सुपर मोटर्स
देख, जितना भी पैसा मुझे तेरे को देना है उसमें से अब मैं तेरे को 73,500 रुपीज़ कम दूंगा, क्योंकि तू 2 एसेट मेरे ले रहा है। तू 2 एसेट मेरे ले रहा है। कितने के ले रहा है? 73,500 के ले रहा है, करेक्ट। साथ ही में मेरी बुक्स में तो WD थी 96,000 की, 96,000 की WD भी आ रही थी। मिल्क वैन को मैंने कितने से कम कर दिया? 73,500 से। तो बाकी कहाँ जाएगा? बाकी मुझे लॉस हो गया ना, तो बाकी मुझे P&L में डालना पड़ेगा। 22,500 मुझे P&L में डालना पड़ेगा। लॉस ऑन रिपोजिशन। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ये जो एंट्री इन्होंने पास करी है, वर्किंग नोट वगैरह नहीं बनाए, मैंने आपको पूरा डिटेल में कराया है, अपने तरीके से डिटेल में कराया है। अब आपका जो है 3rd ईयर आएगा, और 3rd ईयर में आपके पास सिर्फ एक ही एसेट बचा है सर, आपके पास सिर्फ एक ही एसेट बचा है, तो उस एक एसेट पर तो आप डेप्रेशन लगाएंगे ना। वो एक एसेट कहाँ पर है? ये रहा सर, एक एसेट ये रहा, 48,000 की वैल्यू है, इस पर 20% लगाएंगे ना, तो इस पर 20% लगाएंगे तो ये डेप्रेशन आप चार्ज करेंगे, सही। तो आपका ये आ जाएगा 9,600, करेक्ट 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 करेक्ट। और बताइए सर, और क्या करोगे आप? और कुछ नहीं भैया, जो वेंडर अकाउंट में पैसा बचा हुआ है वो हम पे कर देंगे, तो ये बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, बस यही है। जो चीज़ हमने डिस्कस करी उसका अकाउंट भी बना सकते हो, सेम टू सेम। ये आपने रिकॉर्ड करा एसेट, ये डेप्रेशन चार्ज करा, ये फिर आपने डेप्रेशन चार्ज करा, बट उसके बाद क्या हो गया सर? उसके बाद आपने जो है एक तरह से जो है रिपोजिशन हो गया। तो एक एसेट आपका बचा था जिसकी 2 साल के डेप्रेशन के बाद वैल्यू 48,000 बच रही थी, तो कैरी डाउन तो आपको वैल्यू पता लग गई क्या होगी। जो भी एसेट बचेगा उसकी क्या कैरी डाउन वैल्यू होनी चाहिए अपने डेप्रेशन लगाने के बाद, वो तो कैरी डाउन में आप लिख देना आंख बंद करके। उसके बाद जो भी एसेट आपके रिपोजेस करे जा रहे हैं, देख लेना भैया वेंडर क्या बोल रहे हैं, हम इसकी क्या वैल्यू लगाएंगे, तो उतने से वेंडर अकाउंट कम हो जाएगा और आपका एसेट अकाउंट कम हो जाएगा, एंड द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, आइदर दिस साइड और दिस साइड, बिकॉज ऑफ रिपोजेशन। कि आपकी बुक्स में एक वैल्यू थी, वेंडर ने उसकी अलग वैल्यू लगाई, जो एसेट वो वापस ले रहा है, कितने से मैं अपना बैलेंस कम करवाऊंगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये जो है आपका वेंडर अकाउंट है, सुपर मोटर्स अकाउंट, इसकी बैलेंस ही 57,300 बच रहा था जो आपने एंड में पे कर दिया, दैट्स इट। तो ये पूरा जो है काम झाम है। डायरेक्टली जो है रिपोजिशन वाले में अगर आप एंट्रियाँ पास करें तो डिफिकल्ट होता है, बट यदि आप एक डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना लें तो काम आपका आसान हो जाता है। आई गेस सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली जो है लेजर अकाउंट बनाकर दिखाया हुआ है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। डायरेक्टली जो है सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 9, अ फर्म एक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, डिटेल्स ऑफ विच वर एज फॉलोज। कैश प्राइस है ट्रक ए की 14,000, ट्रैक्टर बी की, ट्रक बोलो ट्रैक्टर बोलो, 19,000। अब ये दोनों ही जो है अलग अलग डेट पर जो है खरीदे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन। एक 1 अप्रैल को खरीदा जाता है 21 में, एक 1 अक्टूबर को खरीदा जाता है 21 में। बोथ एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 600 ईच फॉर ट्रैक्टर ए एंड 800 ईच फॉर ट्रैक्टर बी। मंथली इंस्टॉलमेंट भी तय करी हुई है, कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द परचेज, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट्स। ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, हर महीने जो है पे करी जाएगी। ऑन 30 जून 2022 ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई आपने 21 में खरीदा, 22 में क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है ट्रैक्टर फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बदले जो है इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 रुपये आपको पे करे, बाकी का जो बैलेंस था वो आपको राइट ऑफ करना पड़ा। डेप्रिसिएशन जो है आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पर फॉलो करते हैं और 20% रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिसको 10 रुपये में राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 रुपीज़ पर राउंड ऑफ करके चार्ज करते हैं। ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। ये आपको जो है रिकॉर्ड करनी है। ट्रैक्टर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर्स। वेंडर अकाउंट नहीं बनाना, इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाना। तो इसका मतलब ये जो मंथली पेमेंट है इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ये जो 600 रुपये ईच, 800 रुपये ईच दे रखा है,
इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि एसेट अकाउंट में तो इंस्टॉलमेंट की एंट्रियाँ आती नहीं है। तो क्या करोगे सर आप, देखिए बनाते हैं, ट्रैक्टर अकाउंट बनाते हैं। वैसे दोनों का अलग भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, है तो ट्रैक्टर ही, है तो एक ही टाइप का एसेट, राइट। तो आप जो है 1 अप्रैल को खरीदेंगे, तो बैंक अकाउंट से जो है आप खरीदेंगे तो 14,000 का आप ट्रैक्टर ए खरीद लेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रैक्टर ए। उसके बाद 1 अक्टूबर को आप खरीदेंगे, तो बैंक अकाउंट से आप खरीदेंगे ट्रैक्टर बी, तो वो आप खरीद सकते हैं ट्रैक्टर बी 19,000। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की तो बात सही है। इस पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप 20% पे। अब यहाँ क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है, तो इसके लिए आप डेप्रिसिएशन यहाँ ना चार्ज करके उसको एक अलग अकाउंट में चार्ज करेंगे, जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी एसेट ग्रॉस वैल्यू पर आएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है एक अलग अकाउंट जो है यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आप जो है चार्ज कर रहे हैं 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है, कब होता है, फर्म प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स एनुअली टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का ईयर ये फॉलो कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर को आप जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है ट्रैक्टर ए पे चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन जो है ट्रैक्टर बी पे चार्ज करेंगे। ट्रैक्टर ए जो है आपने लिया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो है, ध्यान रखें हमेशा 12 महीने नहीं ना होता, हमेशा 12 महीने नहीं होता। आपने 1 अप्रैल को खरीदा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया आपका ईयर क्लोज कब हो रहा है। अगर ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिए रफ में कहीं पर, 14,000 मल्टीप्लाई बाय, आप कह सकते हैं 14,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 2,100। ये आपका डेप्रिसिएशन है ट्रैक्टर ए पे। क्योंकि प्रोविजन का अकाउंट बनना है तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 11th में कराया जाता है जी, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालें, यहाँ पर क्रेडिट ना करके एक अलग अकाउंट में क्रेडिट करें। सिमिलरली जो है आपका जो ट्रैक्टर बी है वो है 19,000 का, उस पर 20% का डेप्रिसिएशन तो लगेगा, बट 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का 3 महीने का लगेगा। तो इसमें जो है 19,000, इसमें दिनों के हिसाब से लगता है, अकाउंटेंसी है ना ये, 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 950। ये तो फर्स्ट ईयर है, ये तो फर्स्ट ईयर है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 31 दिसंबर को, दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा करीब करीब 33,000 के करीब, हाँ जी 33,000 के करीब। यहाँ फिर आप ब्रॉड डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का 22 का 33,000, $33,000 का, करेक्ट। बैलेंस ब्रॉड डाउन 33,000 का। आगे क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ट्रैक्टर बी है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया 30 जून को, तो 30 जून को आप यहाँ कह सकते हैं कि भैया फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है, और फायर से डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है। यहाँ पर क्योंकि आपसे डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट मांगा है अलग से, तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर एक और अकाउंट बनाना पड़ रहा है डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सर ये अलग अलग नाम आ जाते हैं अकाउंट के, समझ नहीं आता क्या करना है। अरे भैया अकाउंट कुछ नहीं है, आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे अकाउंट बोलते हैं। कई बार कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट अकाउंट बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 19,000 की, उसे आप डिस्पोजल वाले अकाउंट में डाल दीजिए 19,000 की, और ये 19,000 जो है डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर एसेट अकाउंट से आ जाएगा, ट्रैक्टर अकाउंट से आ जाएगा 19,000। साथ में
यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30 जून को 6 महीने का, जनवरी से लेकर 30 जून तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या 1 अप्रैल लिख दिया था क्या? नहीं 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 नहीं, अब ये 1 जनवरी आएगा ना। यस, यू हैव टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें करेक्ट हो। अगर आप 31 दिसंबर का ईयर बना रहे हैं तो 1 जनवरी ओपनिंग बनेगा ना, और 30 जून को जो है आपका बनेगा ये बैलेंस। स्ट्रेट लाइन पर करना है शायद, जहाँ तक मुझे पता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर फॉलो किया जा रहा है। तो 19,000 का 20% करा 3800 आ रहा है, 6 महीने का निकाला 1900 आ रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये 950 का डेप्रिसिएशन और ये 1900 का डेप्रिसिएशन, ये ट्रैक्टर बी का डेप्रिसिएशन है, ये ट्रैक्टर बी का डेप्रिसिएशन है। क्योंकि एसेट बिक गया तो उसका सारा डेप्रिसिएशन निकाल कर डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट में डाल दो 2850। मतलब डिस्पोजल के लिए क्या कह रहे हैं, एसेट की जो वैल्यू है वो डाल दी, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो डाल दिया। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में पैसा आया 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से, वो डाल दिया, और जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। 1150 का आपने P&L में डाल दिया, बात ख़त्म। डिस्पोजल अकाउंट बन गया। और यहाँ पर जब 31 दिसंबर आएगा तो फिर 31 दिसंबर को जो है आप क्या करेंगे कि जो आपका 14,000 है उस पर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। बस यही है, फिर उसका जो कैरी डाउन बैलेंस है वो जाएगा और आगे चलते रहेगा। सिंपल इज़ दैट। अब जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, तो 10 में आपको इलस्ट्रेशन करा देता हूँ, 11 होमवर्क में कर लीजिएगा। 10 है, उसमें कहते हैं अ मशीन इज़ सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज़ 4 annual installment of 6,000 at the end of each year commencing from the date of agreement. Interest is charged 20% and is included in the annual payment of 6,000। तो 6,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और कितना है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। तो क्या मैं इसकी कैश प्राइस निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ कि भैया 6,000 6,000 6,000 4 इंस्टॉलमेंट में देना है आपको, 1 2 3 4। मैं कह रहा हूँ कि जो बाद वाले साल का 1 रुपया है वो आज का कितना है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर, आई एम डिवाइडिंग 1 बाय 1.2। जैसे ही मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो आएगा 0.8333, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो आएगा 0.694। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो यहाँ का 1 रुपया है ना वो आज का 0.694 ही है। यानी कि आज का जो 0.694 होगा वो 20% का इंटरेस्ट जुड़कर फिर उस पर 20% का इंटरेस्ट जुड़कर 1 रुपया बनेगा। 2 बार इंटरेस्ट जुड़कर 1 रुपया बनेगा। 0.5787 0.4822। तो ये आ गया कि थर्ड ईयर का 1 रुपया आज का कितना है, चौथे साल का 1 रुपया आज का कितना है। तो अगर आप सबको आज प्रेजेंट पर ले आए तो जो 6,000 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसका आज की वैल्यू यानी कैश प्राइस पता लग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करेंगे इक्वल टू मेमोरी प्लस में डालें 1 2 3 और 4, MRC दबाएं, उसको 6,000 से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू दबाएं तो आपका कहीं ना कहीं अमाउंट आ जाएगी 15532। 15532 ये कहीं ना कहीं आपकी अमाउंट आएगी, या 15533 कर दीजिए राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट का इशू है। तो 15533 कर दीजिए, ये आपकी आ गई कैश प्राइस। सिंपल इज़ दैट, सिंपल इज़ दैट। सारी 6,000 जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली आपने कि आज का आपको कितना पड़ेगा। और कैश प्राइस यही होती है कि आप या तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दें तो आपको 5 सालों में इतना पड़ेगा, 4 साल में इतना पड़ेगा, और अगर आप आज दें तो आपको कैश प्राइस पड़ेगी कि भैया ले लो ख़त्म करो। आपको क्या है, मशीनरी अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट दिखाना है परचेजर की बुक्स में। जिसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, थर्ड ईयरली पेमेंट उसने नहीं करी, जिसके बाद जो है मशीन को रिपोजेस कर लिया गया। एक ही मशीन है, पूरी मशीन वापस ले ली, कंप्लीट रिपोजिशन है। डेप्रिसिएशन जो है 10% WDV पर लगाया जाता है। ठीक है सर, आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बना लीजिए और वेंडर अकाउंट बनाना होगा तो वेंडर अकाउंट बना लीजिए। चलिए सर, हम बनाते हैं अपनी बुक्स में, अपने हिसाब से बनाते हैं। अब मशीनरी अकाउंट, वन 5333 हायर वेंडर। हायर वेंडर में आप बना रहे हैं, जो भी नाम है तो नाम डाल देना भैया, नहीं है तो सिर्फ हायर वेंडर डाल देना।
डाउन पेमेंट है कुछ? डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ 6,000 की एनुअल पेमेंट है। ठीक है सर, 20% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आप देख लीजिए कितना बनता है। तो बनेगा 1533 का 20% 3067 बनेगा इंटरेस्ट। और फिर बैंक अकाउंट से जो है 6,000 की जाएगी इंस्टॉलमेंट। 6,000 की इंस्टॉलमेंट जाने के बाद आपका बैलेंस बचेगा 15,333 प्लस माइनस 3067, करीब करीब बचेगा कैरी डाउन बैलेंस 80 इंटू 66, जो कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ब्रॉड डाउन 80 इंटू 66। वही मशीनरी अकाउंट में जो है आप कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 10%, और 10% आप चार्ज कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर। 10% आप चार्ज कर रहे हैं 1533 रिटर्न डाउन वैल्यू पर, तो कैरी डाउन अमाउंट आएगा माइनस 13,800। फिर ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर का बनेगा, पूरा लिख दीजिएगा भैया, डेट डालकर, बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,800। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर होगा, तो इसका 10% आप कर लीजिए, तो 1380 आएगा, और बाकी का बैलेंस कैरी डाउन होगा 13,800 माइनस 1380, तो ये आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,420। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि ये ब्रॉड डाउन बैलेंस ज़्यादा नहीं हो गया, ये गड़बड़ नहीं कर दी मैंने उल्टा कर दिया, ये उससे वेंडर अकाउंट बढ़ेगा और यहाँ पर 6,000 जो है बैंक से पे हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, 6,000 से कम हो रहा होगा, और ये कैरी डाउन आएगा आपका यहाँ पर 12,400, और ये यहाँ पर ब्रॉड डाउन करोगे 12,400। इस पर फिर इंटरेस्ट बनाओगे आप, इंटरेस्ट आएगा 20% है, कितना है 20% का इंटरेस्ट है शायद 2480 का, और फिर बैंक से आप पेमेंट कर दोगे 6,000 की, तो कैरी डाउन बैलेंस आएगा ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट, बट पेमेंट आप नहीं कर पाए, और पेमेंट ना करने की वजह से जो है गुड्स जो है रीपोजेस कर लिए गए। मतलब कि गुड्स वापस ले लिए, आपको कोई पैसा देना ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये जो अमाउंट है ये अल्टीमेटली मशीनरी अकाउंट में चली जाएगी, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 10,656। मशीन अकाउंट में जो है डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगा इस पर 1242 का, और जो आपका वेंडर अकाउंट है उससे बैलेंस जो है क्लोज हो जाएगा। वेंडर कह रहा है मैं मशीन वापस ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भैया, मशीन वापस ले रहा है, तो जब मशीन खरीदी थी तो मशीन अकाउंट टू वेंडर किया था, अब मशीन वापस ले रहा है और पूरी ही मशीन वापस ले रहा है, कोई अमाउंट भी एग्री नहीं करी, तो भैया जो बैलेंस बचा है उससे रिवर्स एंट्री पास कर दिया है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन कर दिया है, तो वेंडर अकाउंट खत्म, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाएगा, तो जो बैलेंस है उसे P&L में डाल दीजिए, 10,656 प्लस 1242 माइनस 12,420, 522 जो है आपने P&L में डाल दिया, लॉस ऑन रिपोजेशन। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या है, ज़रा यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ जो है कुछ और अमाउंट आ रही है 1258, मेरा 1242 आ रहा है, पता नहीं क्यों। 1553, अच्छा मैंने 1533 कर दिया, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, तो यहाँ मिस्टेक हो गई गलती से, जो 155 है तो ये 1553 है, तो ये 1553 आएगा, तो उससे थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जो है बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा। सही। और जो वेंडर अकाउंट है वहाँ भी जो है थोड़ा सा अमाउंट का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने 15333 कर दिया, 15533 था, तो अमाउंट गलत लिख दी, तो उससे सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। इसी पे इंटरेस्ट जो है जो कैलकुलेट करा वो इंटरेस्ट गलत हो गया, 3063 हो गया, जबकि करोगे तो 3106 होगा। जो बैलेंस कैरी डाउन है वही बिल्कुल अलग आएगा, 10,639 12,639, हमारा 12,400 आ रहा है, बिकॉज हमने इनिशियल अमाउंट ही जो है मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे पंगा कर दिया,
333 कर दिया, तो अब 15333 के हिसाब से जो है हमने पूरा आंसर करेक्ट करा है। और बस यही है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, आपको ऐसे ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मिस्टेक है, 15 हमने यहाँ ले लिया 333, ओपनिंग अमाउंट गलत उठा ली, तो उससे क्या है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आ गई। 333 यानी कहीं 200 रुपये के गैप की वजह से थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंसेस आ गए। तो ये अमाउंट निकाली सही थी, बस सिंपल सी एक अमाउंट गलत लिख दी, उससे सारी चीज़ जो है पूरा खेल बिगड़ गया आपका। तो इससे आपको पता लग गया कि हाँ गलती कहाँ हो सकती है। बस वही मैं कहता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर कैश प्राइस बिल्कुल ठीक करिए, 15533, यहाँ 15333 कर दिया, और उससे सब कुछ जो है कैलकुलेशन में सारी चीज़ें सही लिखी, सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा 200 रुपये के गैप की वजह से सारी कैलकुलेशन में खराबी हो गई। तो क्या करेंगे, आपका क्या होमवर्क है, यहाँ पर 15333 जो हमने अमाउंट मानी है अपने क्वेश्चन में जो है 15333 अमाउंट मान लेना, और ये क्वेश्चन पूरा ठीक हो गया। पर आप जो पेपर में करेंगे या जो भी अब दोबारा से आप ट्राई करेंगे घर पर, तो उस पर आप इसको 15533 जो अमाउंट है वो मानकर जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे बुक में कर रखा है। तो आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी फुल रिपोजिशन क्वेश्चन की, और सारी चीज़ें जो है आपकी दोबारा से हो जाएगी। क्वेश्चन 11 है, ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस तो मैं कराते रहूँगा, बट एक बार तो हो गया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। इंटरपोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रेजेंट वैल्यू वाला है वो मैं आपको कराता हूँ, इसके बाद आज ही कोशिश करता हूँ करवाने की, और फिर जो है मैं आपको सिंगल एंटर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज द टाइम पीरियड विल गो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, बेसिक्स हो गए हैं, सारे चैप्टर्स हो गए हैं। अच्छे से रिवाइज करें जो भी कराया है, अलग अलग क्वेश्चन अपने दिमाग से ट्राई करें, मन लाकर पढ़ाई करते रहें। कोई डाउट है तो मुझसे फटाफट व्हाट्सएप पर पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।